नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती हेतु जो स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम है, उसमें आपके एक कहानी दी गई है, पुरस्कार कहानी, और उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तो मित्रों, पहले भाग में मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और इस कहानी का सारांश दिया है। और आज हम चर्चा करेंगे पुरस्कार कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों की। तो मित्रों, बिना किसी फालतू चर्चा के हम शुरू करें आज की क्लास। पुरस्कार कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? पुरस्कार कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रजाल में। और मित्रों, जो इंद्रजाल कहानी संग्रह है ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रजाल। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी किस प्रकार की कहानी है? यानी जयशंकर प्रसाद की जो पुरस्कार कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक कहानी। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद ने सबसे ज़्यादा यानी ऐतिहासिक कहानी, नाटक देखेंगे तो भी वो ऐतिहासिक है, और इनकी जो कहानियाँ हैं वो भी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। और इन्हीं ऐतिहासिक कहानियों को करके मुंशी प्रेमचंद ने जयशंकर प्रसाद के विषय में कहा कि प्रसाद जी गड़े मुर्दे उखाड़ने का कार्य करते हैं, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने का कार्य करते हैं। तो ये पंक्ति भी याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद के विषय में ऐसा किसने कहा कि प्रसाद जी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यानी पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंह मित्र की कन्या मधुलिका। और मित्रों, अगर इसके नायिका की बात करें तो मधुलिका, और नायक की बात करेंगे तो अरुण। लेकिन मुख्य जो पात्र है यानी ये जो कहानी है पुरस्कार, इसका मुख्य पात्र मधुलिका है। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी का वर्ण विषय क्या है? यानी पुरस्कार कहानी का जो वर्ण विषय है यानी किस विषय में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की महत्ता। पुरस्कार कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य एक तो व्यक्तिगत प्रेम को दर्शाना और दूसरा है राष्ट्र प्रेम। यानी राष्ट्र प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों को इसमें एक साथ निभाने की जो प्रतिज्ञा है, या फिर राष्ट्र प्रेम और व्यक्तिगत जो प्रेम है वो दोनों एक साथ इसमें निभाया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, कौशल राज्य में प्रतिवर्ष कौन सा उत्सव मनाया जाता था? कौशल राज्य में प्रतिवर्ष कौन सा उत्सव मनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि महोत्सव। और मित्रों याद रखिएगा कि कौशल राज्य में प्रतिवर्ष आद्रा नक्षत्र में कृषि महोत्सव मनाया जाता था। और आप याद रखिएगा कि ये जो कृषि महोत्सव है इसमें कौशल का जो राजा होता था वह एक दिन के लिए किसी के भी खेत में किसान बन करके खेती करता था, और उसके बाद राजा उस खेत का मूल्य यानी 4 गुना मूल्य उसके मालिक को दे देता है, और वह खेत सदा सदा के लिए राजा का हो जाता था। अब बात करें अगले प्रश्न की, इस वर्ष कृषि महोत्सव में महाराज को बीज देने का सम्मान किसे मिला था? इस वर्ष कृषि महोत्सव में महाराज को बीज देने का, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पुरस्कार कहानी में जो कृषि महोत्सव मनाने की जो प्रक्रिया की गई उसमें महाराज को बीज देने का सम्मान किसे मिला? तो इसका सही उत्तर होगा मधुलिका को। अगला प्रश्न, मधुलिका की उसे
उस समय की जो ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रिकुटी भी जरा चढ़ी थी। क्यों? यानी जब कृषि महोत्सव मनाया गया और महाराज ने जब मधुलिका के खेत की 4 गुना मूल्य भेंट की, उस समय मधुलिका की उस समय की जो स्थिति थी वो ऊर्जा स्वेत मूर्ति को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए। और उसी समय महाराज की जो भ्रिकुटी थी वह भी चढ़ी हुई थी। इसका कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राएं महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दी थी। यानी मधुलिका ने राजा द्वारा भेंट किया गया जो चखेत का 4 गुना मूल्य था, वह पूरा का पूरा मूल्य उसने राजा के ऊपर ही न्योछावर कर दिया था। अगला प्रश्न, अबोध क्या कह रही है? राज्य के अनुग्रह का विस्तार तिरस्कार, ये किसका कथन है? यानी मधुलिका अबोध क्या कह रही है? राज्य के अनुग्रह का तिरस्कार यह मधुलिका से किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा वृद्ध मंत्री ने। यानी मधुलिका ने जब वो भेंट अस्वीकार कर दी उस समय उसने कहा कि तू अबोध है, यानी तू अबोध है और ये क्या कर रही है कि ये जो राजकीय अनुग्रह है इसका तुम तिरस्कार क्यों कर रही हो? अगला प्रश्न, मधुलिका के पिता सिंहमित्र की किस युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए थे? यानी मधुलिका के जो पिता थे सिंहमित्र, वह किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर होगा मगध के विरुद्ध जो वाराणसी का युद्ध हुआ था उसमें। अगला प्रश्न, मधुलिका उसे वीर सिंहमित्र की कन्या है, इस बात का परिचय महाराज को किसने दिया? यानी मधुलिका तो उस वीर सैनिक सिंहमित्र की कन्या है, ऐसा महाराज से किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा वृद्ध मंत्री ने। अगला प्रश्न, इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर, यानी इस उत्सव का, यानी कौशल में जो कृषि महोत्सव मनाया जाता है तो उस महोत्सव के विषय में इस उत्सव का परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर, यह किसने पूछा? तो इसका सही उत्तर होगा राजा ने। यानी जब राजा ने वहां पर कृषि की और जो भेंट 4 गुना मूल्य उसे दिया गया, मधुलिका ने उसे स्वीकार किया, उस समय राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्रीवर, हमारे जो उत्सव है इसका परंपरागत उद्देश्य क्या है? तो यह कथन किसका है? तो राजा का। अगला प्रश्न, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। मधुलिका ने यह किससे कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण से। यानी मैं कृषक बालिका हूँ। मित्रों याद रखिएगा कि जब कृषि महोत्सव मनाया जा रहा था उस समय मगध का राजकुमार अरुण भी वहां पर उपस्थित था और वह मगध कौशल पर विजय प्राप्त करना चाहता था, यानी कौशल पर अधिकार करना चाहता था और उसके लिए वह मधुलिका को एक सहारा बनाना चाहता था। तो जब राजा द्वारा मधुलिका के खेत पर अतिक्रमण यानी उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है, उस समय अरुण मधुलिका के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है। उसी समय मधुलिका कहती है कि मैं तो एक कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली हूँ। मधुलिका ने यह किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण से। अगला प्रश्न, मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा, यह किसने कहा था? कि मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण ने मधुलिका से। अगला प्रश्न, कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न, जिस खेत पर राजा द्वारा कृषि की जाती थी कि उसका कितना मूल्य, यानी जिस खेत पर राजा द्वारा जो कृषि की जाती थी उसका कितना गुना मूल्य उसके मालिक को दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 गुना मूल्य। अगला प्रश्न, मधुलिका ने क्या कहकर भूमि का
मूल्य लेने से मना कर दिया। मधुलिका ने महाराज से क्या कहकर के भूमि का जो मूल्य था, यानी भूमि का जो 4 गुना मूल्य उसे दिया जा रहा था, उसे वे क्या कहकर के इनकार कर देती है या मना कर देती है? तो इसका सही उत्तर होगा यह हमारे पितामहों की भूमि है, कि महाराज ये भूमि मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि यह भूमि हमारे पितामहों की भूमि है। अगला प्रश्न, मधुलिका ने अपने लिए कहाँ पर भूमि मांगी थी? मधुलिका ने अपने लिए कहाँ पर भूमि मांगी थी? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्ग के दक्षिणी बीहड़ भाग में। मित्रों, यानी अरुण के कहने पर जो दुर्ग का दक्षिणी भाग है, जो कौशल राज्य के लिए एक सुरक्षा कवच था, क्योंकि कौशल राज्य पर ज्यादातर आक्रमण दक्षिणी भाग से होते थे, तो इसलिए अरुण के कहने पर मधुलिका ने महाराज से दुर्ग के बीहड़ भाग में जो भूमि थी वह भूमि मांगी थी। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पुरस्कार कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्र प्रेम के साथ साथ आत्मसम्मान की रक्षा और आत्मगौरव को बनाए रखना। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी में नायक कौन है? पुरस्कार कहानी का नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मगध का राजकुमार अरुण। अगला प्रश्न, अरुण मधुलिका के पास किस उद्देश्य से आया था? अरुण मधुलिका के पास किस उद्देश्य से आया था? तो इसका सही उत्तर होगा कौशल को अपने अधिकार में करने के लिए। अगला प्रश्न, मधुलिका ने कितने वर्ष तक अरुण से प्रेम होने के बाद उसका इंतजार किया? मधुलिका ने कितने वर्ष तक अरुण का इंतजार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी के मुख्य रूप से कितने पात्र हैं? पुरस्कार कहानी में प्रमुख रूप से कितने पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 पात्र, नायक अरुण और नायिका मधुलिका। अगला प्रश्न, जब अरुण कौशल राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाता है तब उसके पास कितने सैनिक थे? तो इसका सही उत्तर होगा 100 सैनिक। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में मधुलिका का मन विचलित क्यों हो उठता है? यानी कहानी के अंत में मधुलिका का जो मन है वह विचलित क्यों हो उठता है? तो इसका सही उत्तर होगा मधुलिका ने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल राज्य को खतरे में डालने के कारण, यानी मधुलिका ने आत्मचिंतन किया कि मैंने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए पूरे राष्ट्र को खतरे में डाल दिया है, और यही बात सोचकर के उसका मन विचलित हो जाता है और अंत में वह सैनिकों से, यानी कौशल के जो सैनिक थे उनसे कह देती है कि अब हमारे दुर्ग पर मगध का आक्रमण होगा, और वह कौशल राज्य को फिर से बचा लेती है। अगला प्रश्न, मधुलिका ने श्रावस्ती दुर्ग को किसके हाथ में जाने से बचा लिया था? यानी मधुलिका ने श्रावस्ती दुर्ग जो कौशल राज्य की राजधानी थी उसको किसके हाथ में जाने से बचा लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा एक दस्यु के हाथ में, यानी मगध के हाथ में। अगला प्रश्न, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे, यह कथन किसका है? कि तू कौन है स्त्री, कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा एक अश्वारोही का। अगला प्रश्न, जब राजा ने मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए कहा तो मधुलिका ने क्या पुरस्कार मांगा? जब महाराज ने मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए कहा तो मधुलिका ने क्या पुरस्कार मांगा? तो इसका सही उत्तर होगा अरुण के साथ मृत्यु दंड। यानी महाराज ने जब अरुण को मृत्यु दंड दिया और उस समय महाराज ने कहा कि हे बालिका, तुमने एक बार फिर से कौशल राज्य की लाज रख लिए, तो बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए? तो उस समय मधुलिका अरुण के साथ मृत्यु दंड मांगती है। अगला प्रश्न, मैं सच कह रही हूं, शीघ्रता करो, यह कथन मधुलिका ने किससे कहा था? यानी मैं सच कह रही हूं, शीघ्रता करो, यह कथन मधुलिका ने
किससे कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा कौशल के सेनापति से। और ये उस समय कहा था कि जैसे प्रातरात्रि को अरुण द्वारा उस दुर्ग पर आक्रमण करने की पूरी योजना बन चुकी थी। बात करें आज के इस पुरस्कार कहानी से संबंधित अंतिम प्रश्न की कि मधुलिका ने राजा से अरुण के साथ मृत्युदंड क्यों मांगा था? यानी मधुलिका ने राजा से अरुण के साथ मृत्युदंड क्यों मांगा? तो इसका सही उत्तर होगा अपने व्यक्तिगत प्रेम को निभाने के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस कहानी में या फिर इन जो प्रश्नों में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इससे पहले मैंने एक कहानी अपलोड कर दी है, यही सच है, यानी मनु भंडारी की जो कहानी है वो अपलोड कर दी है। और ये जयशंकर प्रसाद की कहानी भी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम मुंशी प्रेमचंद की जो कफन कहानी है उसका अध्ययन करेंगे। और मित्रों, आप भी हमें कमेंट्स में लिख करके बता दीजिएगा कि इसके बाद मुझे आप क्या पढ़ना चाहते हो। और हमारे चैनल यानी अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।